अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। इंतहाई अफसोसनाक खबर कल सामने आई जहां पेशावर में पुलिस लाइन में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और ये ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहाँ पे नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 84 लोग अपनी जानों की बाजी हार चुके और 170 से शायद लोग जख्मी हैं। धमाके के बाद मस्जिद की 2 मंजिला इमारत गिर गई। काफ़ी देर तक लोग अब मलबे के नीचे दबे रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे। रेस्क्यू अमला वहां पहुंचे और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जारी है। इतला ये वहां पे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए। ये जमातुल अहरार की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई। जो उनके तर्जुमान है मुकर्रम खुरासानी खान, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि टीटीपी ने इस हमले की मजम्मत की है। अफगान तालिबान की जानिब से मजम्मत सामने आई और टीटीपी ने इस हमले से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात यह है, जमातुल अहरार जिस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ये टीटीपी का एक सब ग्रुप है, एक फिक्शन ग्रुप है। तो ये हालात अब किस तरफ जा रहे हैं? क्या टीटीपी अंदर इख्तिलाफात बढ़ गए हैं? क्या टीटीपी के अंदर भी ग्रुपिंग हो गई है? इसलिए टीटीपी के साथ आपको याद रहो, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अक्टूबर से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, सीज फायर हुआ था, उसके बाद हमने उनके कुछ लोग भी रिहा किए थे और अब टीटीपी की जानिब से बैकफायर किया जा रहा है और केपीके के और खासतौर पर केपीके में केपीटीटीपी की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और टीटीपी वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स को निशाना बना रही है। बंदूक का अटैक भी आपको याद होगा, हाल ही में लकी मरवत पुलिस स्टेशन पे टीटीपी की जानिब से हमला किया गया, सीटीपी कंपाउंड पे टीटीपी की जानिब से हमला किया गया और ये टीटीपी की जानिब से एक नए हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या मुज़ाकरात करना गलती थी? ये सवाल बनता है। क्या जो हमने इनके लोग छोड़े वो गलती थी? ये सवाल बनता है। सवाल तो ये भी बनता है, जब माजी में हमने उनके साथ शक्कई मुआहदा हो या मीरान शाह मुआहदा हो और जब हमने पूरे मुआहदों की उनके साथ एक लिस्ट जारी की, हमने हमेशा उनके लोग छोड़े, उन्होंने हमेशा फाइट बैक किया, हमने उनके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन किए, रद्दुल फसाद, ज़रबेस, जिसके नतीजे में हमारे हजारों जवान अपनी जानों की बाजी हार गए, हमारे हजारों लोगों की कुर्बानियां हैं। आपको याद होगा, ये वही टीटीपी है जिन्होंने एपीएस में खून की होली खेली थी। हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए और आज एक बार फिर हमको आंखें दिखा रहा है। हैरानी की बात यह है, नजर ये भी आ रहा है कि टीटीपी के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं और मुझे अब वही लग रहा है, एक जमाने में हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो डिबेट करते थे, नहीं ये तालिबान अच्छे हैं, ये तालिबान बुरे हैं, तो अब क्या गुड टीटीपी और बैड टीटीपी की जानिब डिबेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? सवाल तो नाज़रीन ये भी बनता है, ये जो टीटीपी की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी? क्या हमें ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए? इसलिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त मुल्क माशी मसाइल का शिकार है और अब दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ जनरल रिटायर्ड तलब मसूद साहब, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये जो कल हमला किया गया पेशावर में एक मस्जिद के अंदर, जिसके नतीजे में अब तक 95 लोग अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं, और सर जो टीटीपी की जानिब से नए हमलों की फहरिस्त शुरू की गई है, टीटीपी की जानिब से आए दिन हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो बन्नू पुलिस स्टेशन हो, लकी मरवत पुलिस स्टेशन हो, सीटीडी कंपाउंड हो, वो खास तौर पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को निशाना बना रहा है। तो सर ये सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ये सूरत हाल क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं ये लास्ट आपका नहीं सुना कि क्या ये सूरत हाल क्यों बनी? सर ये सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ये सूरत हाल बनी क्यों है? देखिए, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये मुसलसल काफ़ी अरसे से जोर पकड़ रही है और इनको अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है और चूँकि तालिबान की हुकूमत जो वहाँ की है वो इनके साथ समझते हैं कि इन्होंने उनका जंग में साथ दिया है और इसलिए इनको अपना पार्टनर समझते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत और तालिबान को की इतनी मदद की, इसके बावजूद तालिबान जब हुकूमत में इनका जो रवैया और पॉलिसीज रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही रही हैं तकरीबन। इसलिए कि तालिबान पाकिस्तान को इतना जगह देना और उनको ये इजाज़त देना कि आप जो चाहें करें और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर इस किस्म के हमले अफगानिस्तान से होते रहेंगे। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या इक़दाम ले रहा है। एक तो खैर मुसलसल पाकिस्तान जो है वो है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से कांटेक्ट में रहता है, तो बताता रहता है कि इलाके को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अब फौजी कार्रवाई भी कर रहा है और मेरे ख्याल में और फौजी कार्रवाई जो है वो तेज की जाएगी ताकि इनका खिलाफुमा किया जाए। लेकिन इनको देखना ये है कि क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से है और फिर कबायली इलाकों में इनकी जो रिहाइश है बहुत से टीटीपी के लोगों की, ये बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि कौन टीटीपी में शामिल है और कौन नॉर्मल है, तो इसलिए भी मुश्किलात होती हैं। तो हम इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी कोशिश तो करती हैं और हुकूमत को और सिक्योरिटी को बताती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किलात हैं। बहरहाल इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल में आर्मी और अपनी हुकूमत जो है और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर इनके खिलाफ अब मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस एक्शन लेंगी। तो सर कल हमने देखा एक डिस्प्यूट सामने आया कि जो जमातुल अहरार ग्रुप है टीटीपी का, जिसका क़याम 2014 में हुआ था, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और रात गए टीटीपी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई कि उन्होंने कहा हमने ये हमला नहीं किया। तो सर क्या टीटीपी के अंदर भी अब ग्रुपिंग खुल के सामने आ रही है? तो हम जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हमने ये हमला नहीं किया और उनका एक ग्रुप कह रहा है ये हमला हमने किया है। तो सर ये हालात तो काफी ज्यादा डिस्प्यूट अब सामने आ रहा है। हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए सूरत हाल पे? किन के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए, किन के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑपरेशन इनके खिलाफ करना चाहिए, नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इनसे बातचीत करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए कि पहले कि आपके साथ करना इसका मतलब ये है कि हुकूमत कमजोर, इससे यही अंदाजा लगाते हैं कि हुकूमत कमजोर एक्टिविटीज को बढ़ाती चले जाती। मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में इनसे बातचीत की जाए कि बातचीत का वक्त जो है वो गुजर गया है और कई जो हमने बातचीत की है उसका हमें सब नुकसानी इनकी जो मतलब ये अपना इलाका बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान इसको वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो सर हम ये देख रहे थे ये जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, हमने इनके लोग भी रिहा किए थे अक्टूबर 2021 में और सर हमने आप में उसके साथ प्रोग्राम भी किया था। आपने उस टाइम भी मुखालफत की थी कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे, मगर सर आपने समझ रहे और मुज़ाकरात की वजह से टीटीपी को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिला, स्पेस मिला, उन्होंने दोबारा आके अपनी जगह बनाई और अब वो एक बार फिर रियासत को आके दिखा रहे हैं। जी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि बिल्कुल इनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता और माजी में भी जो बातचीत की है और मुज़ाकरात किए हैं उससे सिर्फ इनका असर और रसूख जो है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ और ये बढ़ता चला जा रहा है और इनसे बातचीत करना बेसूद है, इसलिए कि ये इनके जो अज़ाइम हैं वो ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और अपनी जो इनकी सोच है उसके मुताबिक वहाँ हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो ये तो नाकाबिल कबूल है और किसी सूरत में इनको कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इनके साथ तो बिल्कुल हथकड़ी कुव्वत इस्तेमाल करके इनको ख़त्म करना चाहिए। तो सर हमें क्या रोक रही है चीज़, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा। जैसे अमेरिका ने गलत किया, सही किया, मगर उन्होंने अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो एयर स्ट्राइक्स की, इसलिए टीटीपी तालिबान से उनके लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। तो सर क्या पाकिस्तान को ये एकदम नहीं उठाना चाहिए कि हमें भी ड्रोन स्ट्राइक्स करनी चाहिए अफगानिस्तान में? इसलिए वहां से हमारे रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है, वहां से लोग अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे लोगों को, हमारे पाक ऑफिशियल्स को निशाना बना रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि हमें अब अटैक्स करने चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स? नहीं, मेरे ख्याल में ये अभी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर उनको थ्रेटन करना चाहिए कि अगर आप खुद इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शायद हम मजबूर हो जाएं कि हमें आपके मुल्क के अंदर एक्शन लेना पड़े। इतना भी मेरे ख्याल में ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर ज़रूर इनसे ये भी कहना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात आपसे सही रहें और हमने आपकी इतनी मदद की है, हम वो उन ममालिक में से हैं कि बल्कि एक हम और सिर्फ चीन, दो ही ममालिक ऐसे थे जिन्होंने आपको
तस्लीम भी किया और आपकी कोशिश की कि मदद की जाए और कर रहे हैं। और इसके बावजूद अगर आपकी पॉलिसी ये रही है और रवैया ये रहा है, तो हम फिर जाहिर है कि हम भी सोचेंगे कि क्या वाकई में हमारी पॉलिसी इसी तरीके से जारी रहें या हम आपके साथ कोई और किस्म का सलूक करें। तो सर, अशरफ गनी साहब के दौरे हुकूमत में एक तासुर पाया जाता था कि रॉ अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे टीटीपी और दीगर जो फोर्सेस हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रही है। अब सर, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई है, हमारे मुल्क में बड़े शादियाने बचाए गए थे कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मगर सर ऐसा नहीं हुआ। तो सर, आप क्या समझते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अभी भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में? जी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया ना कि तालिबान से उम्मीदें तो थी, लेकिन बिल्कुल गलत किस्म की उम्मीदें रही है, इसलिए कि ये तो उल्टे हमला हो गया। बल्कि मैं तो समझता हूँ, मैं तो खैर शुरू से ये आप देख सकते हैं कि बरसों से मैं ये कह रहा हूँ कि तालिबान से ताल्लुकात अच्छे रखना या उनकी इतनी हिमायत करना जो है बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि इन लोगों की सोच बिल्कुल गलत रास्ते पर है। ये इस दुनिया में फिट ही नहीं हो सकते हैं और ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो खैर मैं तो हमेशा से इनका मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसीज बनती हैं वो किस तरीके से बनती है, कौन बनाता है। और आप देखें, न सोचें न समझें, ये नहीं देखते कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, ये चीज़ें तो देखी नहीं जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि किस तरीके से इंडिया के खिलाफ अगर ये है तो चलो हमारे ये दोस्त हैं, और देखा ये गया है कि ना ये इंडिया के खिलाफ है ना किसी, वो तो हमारे खिलाफ है। तो सर, लास्ट क्वेश्चन, हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? एक तरफ तो हमें माशी मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी भी अब सर उठा रही है। बज़ाहिर हुकूमत तो सर हर तरह से हुकूमत का फेलियर नजर आ रहा है, तो सर क्या हुकूमत की फौरन क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हमें एक तो खैर अफगानिस्तान की हुकूमत से सब तालिबान से कहना चाहते हैं उनकी क़यादत से कि आप उनके ऊपर दबाव डालें, आप उनको कोई जगह न दें क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। इनके ऊपर आप पाबंदी लगा दें कि ये बॉर्डर क्रॉस न करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ जैसे हम अस्करी भी और दूसरी तरीकों से इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो कंटिन्यू करें। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करूंगा 3 नवंबर 2021 को कत्ल होने वाले नाजिम जोकियों की, जिन्होंने एक शेख को तिलोर का शिकार करने से मना किया था, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, बाद में उनको कत्ल कर दिया गया था। ये पाकिस्तान का निज़ाम है नाजरीन कि आप जिसको मर्जी चाहे कत्ल कर सकते हैं, बाद में दियत की रकम दें और आप बाहर आ सकते हैं। और जिन्होंने कत्ल किया था नाजरीन, उनको आसिफ अली ज़रदारी साहब के काफ़ी करीबी समझा जाता है। उनका इल्ज़ाम था MNA जाम करीम पे, जो मेंबर नेशनल असेंबली, और उनके छोटे भाई जाम अवैस जोकियो जो कि मेंबर सूबाई असेंबली है, इन पे इल्ज़ाम लगाया था। कसूर ये था नाज़रीन नाजिम जोकियो का कि उसने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ बाहर से शेख आके तिलोर का शिकार कर रहे थे कराची के ठट्टा के पास ढाबे जी के इलाके में। उसने वीडियो बना के पहले मना किया, यहाँ पे शिकार ना करें, शिकार पे पाबंदी है, और बाद में उसको मना करने की उसने वो वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे अपलोड की। उसको पहले धमकियां दी गई कि ये वीडियो अपलोड डिलीट कर दे वरना उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसने ये वीडियो डिलीट नहीं की, वो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती रही, काफी ज्यादा शेयरिंग सामने आई। बिल आखिर नाजिम जोकियो को रात गए मलीर में एक फार्म हाउस, जिसको जाम फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है, वहां बुलाया गया और वहां पे तशद्दुद करके उस बेचारे को कत्ल कर दिया गया। ये पूरा तकरीबन 1.5 साल ये केस चला। उसके बाद जो है वो वर्षा होते हैं जो हमारे माशरे में एक देयत का कानून जैसी लानत हमारे मुल्क में नाफिज की गई है कि आप जिसको भी चाहे मार दें, बाद में आप उसकी जो जान की कीमत लगाएंगे वो आप उसके घर वालों को दें, आप बाइज्जत तौर पे आप बरी हो सकते हैं। बिकॉज ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, एक इंसान की जान की कीमत लगाई जाती है, मजबूर किया जाता है उसके घर वालों को कि खरीदा जाए, और वो इंसान को खरीदते हैं और बाद में वो बासानी अपनी ऐशो आयश से जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये पूरा निज़ाम है। मैं अब कितने मिसालें आपके सामने रखूं, सानिया साहिवाल का मिसाल आपके सामने, चाहे शाहरुख जतोई केस, राव अनवार केस,
नकीबुल्लाह महसूद के घर वाले बिके नहीं, मगर हमारी अदालतों ने नकीबुल्लाह महसूद को रिहा कर दिया, राव अनवर को रिहा कर दिया, नकीबुल्लाह के कातिल को रिहा कर दिया। मगर दूसरी जानिब नजर डालें, पंजाब में साइना सहवाल जैसे, कोयटा में जो मजीद अचरजई केस था, एक पुलिस वाले को दिन दहाड़े सीसीटीवी फुटेज सामने गाड़ी से कुचल के कत्ल कर दिया गया, बाद में उसको भी रिहा कर दिया गया। ये निजाम इंसाफ है हमारे मुल्क का कि जब मर्जी चाहे आप जिसको भी मार सकते हैं, बाद में देयत की रकम दे, रिहा हो सकते हैं। तो इस पूरे मौजू पे एक इनिशिएटिव लिया गया है इस काले माशरे में जहां पे जुल्म का निजाम ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या बनेगा। वहां एक इनिशिएटिव लिया गया है बैरिस्टर अली ताहिर अराइन साहब की जानिब से, माहिर कानून है। उन्होंने जो है अवेश जोकियो जो कि मेंबर सूबाई असेंबली है, जाम करीम की फैमिली ने जो नाजिम जोकी फैमिली को देयत की रकम दी है, उस देयत की रकम के सिलसिले में उन्होंने एक डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस भेजा स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब को कि ये जो जामा बेस है ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली बनने का अहल नहीं रहा। जामा बेस मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली बनने का अहल नहीं रहा, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये केस क्या है, इस केस की नोयत क्या है, तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर अराइन साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बैरिस्टर साहब, ये जो कल आपकी जानिब से केस किया गया है अवैस जोकियों के खिलाफ, जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने नाजिम जोकियों का कत्ल किया, जिन्होंने शेखों को शिकार करने से मना किया था, बहुत बड़ा केस चला था, मैंने उसमें आपके साथ बहुत सारा प्रोग्राम भी किए थे। सर, सिंध में तो रिवायत रही है आए दिन जिसका भी दिल चाहता है जिसको मार देते हैं, बाद में देयत की रकम देते हैं, रिहा हो जाते हैं। पूरी हिस्ट्री रही है, शाहरुख जतोई वाला केस हो या अभी हाल ही में राव अनवर वाला केस हो, वो दो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। तो सर, ये केस की वजह क्या बनी, कैसा क्या सूरत हाल? भाई, ना सिर्फ सिंध में, बलूचिस्तान में जहाँ मचकजई का केस देख लें, पंजाब में रेमंड डेविस का केस देख लें, आप मलिक रियाज की बेटियों का केस देख लें, आप इस्लामाबाद हरेसमेंट केस देख लें, कौन कौन सी आप कंदील बलोच का केस देख लें, अपनी बहन को मारकर और वो बाइज्जत बरी हो गया जी। तो मैं आई मीन के आप कितनी इंस्टेंसेस में आपको बताऊं कि ये जो जियाउल हक ने जो एक हरकत कर दी और अफजल जुल्ला साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जो उस जमाने में हरकत कर दी सोचे समझे बगैर और मौलवियों को बिठा दिया कोर्टों के अंदर और ये कानून को बना गए। तो चलो, कानून तो है, 30 लाख रुपए में, आपको पता है आजकल टोयोटा करोला नहीं आती, लेकिन चलो 30 लाख रुपए में इन्होंने नाजिम जोकियों को कत्ल करके उसकी जान के पैसे दे दिए, मान लिया, ठीक है, ओके, ठीक है, कानून है। बट वो जो दियत की रकम दी है वो एडमिशन ऑफ गिल्ट तो है ना, दियत इज अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड और सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन एग्रीकल्चर बोर्ड वाले केस में PLD 2010 पेज नंबर 695 या 695 मेरे ख्याल में, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि दियत इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो अगर इट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट तो ये तो फिर कन्विक्शन ट्रीट होगी, और अगर ये कन्विक्शन ट्रीट होगी तो जब गवाह शरीफ बेटे से सैलरी ना लेने डिस्क्वालीफाई हो सकता है मुल्क का वजीर आजम जिसके पीछे पूरा हाउस खड़ा हुआ हो, यूसुफ रजा गिलानी जिसके पीछे पूरा हाउस खड़ा हुआ हो, वो अगर कोर्ट का ऑर्डर ना मानने पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो क्या ये एक मर्डर जो है ये जोखिम करने और उसके बाद मारने पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा? क्या 100% होगा, और हम इसको इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। शिराज साहब, ये स्पीकर को सिर्फ हमने चूंकि ये आइन में प्रोविजन है कि पहले स्पीकर ने कर दिया, लेकिन हमें पता है कि हो सकता है स्पीकर साहब को अगर जब फोन आए अपने भरोसे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम रुकने नहीं वाले। हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे और इसको सजाए मौत तो नहीं दिला सकते, इसको जेल टाइम तो नहीं दिला सकते, लेकिन इसको डिस्क्वालीफाई। तो सर, ये जो आपकी जानिब से केस किया गया है, हम पाकिस्तान की तारीख देखें सर, सिविल सोसाइटी बाहर निकलती है, इस तरह के केसेस होते हैं, मगर सर उससे कुछ हासिल नहीं होता, इंसाफ आज तक किसी को भी नहीं मिला। आपको शाहरुख जतोई वाला केस भी याद होगा, तकरीबन 10 साल तक वो पूरा केस चला। 2012 में कत्ल हुआ था, शाहरुख जतोई जेल गया, रिहा हुआ दोबारा, फिर वो जेल गया, पूरा एक प्रोसेस हुआ। एट द एंड ये हुआ कि शाहरुख जतोई भी रिहा हो गया था। तो सर, ये जो आपने केस किया एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ सिविल सर्वेंट, जो केस हम इसको कंसिडर करेंगे, मगर सर आज तक पाकिस्तान में इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मुल्क के आर्मी चीफ वादा करके जाए कि नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ मिलेगा उसके वालिद से, और बाद में नकीबुल्लाह कत्ल का इल्जाम जिस शख्स पे था राव अनवर पे, उसको रिहा कर दिया जाए, तो सर आप और मुझ जैसा शख्स कैसे उम्मीद लगा सकता है कि किसी न किसी को इंसाफ मिल जाएगा? आपकी बात 100% ठीक है, 100%। मैं तो आपने वैसे ही बात के लिए कंप्लीट कर दी है, मैं तो नहीं समझता
बात में क्या ऐड करूं, चूंकि आप देख लीजिए अमीर बंदा जो है उसको एक लाइसेंस है कि गरीब बंदे को मारो कूटो और यहाँ तक के तशद्दुद करके जान से मार दो और उसके बाद चुप करके थोड़ी थोड़ी सी पेमेंट करो। पहले प्रोटेक्टिव बेल ले लो 10-12 दिन की, उसके बाद प्री अरेस्ट बेल ले लो। अगली पार्टी को इतना प्रेशराइज कराओ पुलिस वालों को पैसे देके, और पुलिस वाले जो हैं इन पाकिस्तान खासतौर पे जो सिंध और पंजाब की पुलिस है, दे आर, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, वेरी क्रूड लैंग्वेज, लेकिन दे आर वर्स देन प्रोस्टिट्यूट्स। प्रोस्टिट्यूट को भी भूख लगती है, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए वो अपने जिस्म को बेचती है, लेकिन ये तो अपने मजदूर को बेचने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसों के लिए। तो इस तरह की पुलिस है और फिर गरीब बंदे को प्रेशराइज करके आखिरकार पहले उसकी बेवा ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, उसकी मां ने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार आसिफ जरदारी पीछे था और आसिफ जरदारी पीछे था, वो निकल गया। पुलिस ने जाम करीब का तो पुलिस ने चालान से ही नाम निकाल दिया। और आप देखेंगे कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस वक्त वो दुबई से आया तो मुर्तजा बहादुर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वो खुद बजारते खुद दैट यानी ये इन लोगों की जमीन पता नहीं ये क्यों बंद क्यों गया, वो बजारते खुद अपनी ऑफिशियल गाड़ी में उसको एयरपोर्ट लेने गया और एयरपोर्ट से अपनी ऑफिशियल गाड़ी में उठा के, जैसे कोई गैरतमंद आदमी होता, वो कहता है मर्डर को मैं नहीं लेने जाऊंगा, मैं रिजाइन कर देता हूं, आने जाने वाली सीटें, कौन सी ऐसी बात है। लेकिन पुलिस से लेके एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक सब लोगों ने, अब किसी हद तक स्पीकर ने भी, हर बंदे ने सामने घुटने टेक दिए। अब मैं इससे आगे क्या बात कहूँ, तो अब हमें तो आखिरी भरोसा हमारा सिर्फ कोर्ट्स ऑफ लॉ है, क्योंकि अगर कोई इंसाफ इस मुल्क में मिल रहा है तो कोर्ट्स ऑफ लॉ से ही मिल रहा है और वहीं पे जाके हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, सर हमारे मुल्क में ये अलमिया राय कि जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है। आपको याद होगा परवीन शाह ने जो वाटर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट की थी, बाद में उस लड़की को भी एक्टिविस्ट थी कत्ल कर दिया गया था। क्या जो भी जुल्म के खिलाफ बात करता है उन सबको गायब करवा देते हैं या कत्ल कर देते हैं? तो सर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है एक हमारी कौम के लिए कि माशरे में कहीं ना कहीं इंसाफ की बुनियाद रख दी जाए कि कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम मौजूद है, मजलूम को इंसाफ मिल जाता है। ये जो सर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है पूरी कौम के लिए, तो सर इस पे आपकी जान को भी सर खतरा लाहक हो सकता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव आपने क्या रखा हुआ है? देखिए मेरे घर वाले भी बड़े परेशान है और मेरे दोस्तों से भी मुझे बड़ा फोन किया कंसर्न में, और उन्होंने कहा दिस इज नॉट योर बैटल टू फाइट, आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन बस ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर मैं बड़ा फील करता था और अल्लाह का नाम लेके मैंने किया, आप लोग दुआ करिएगा। आपकी बात अलबत्ता 100% ठीक है कि यहाँ पर सबसे जो सस्ती है वो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी है, तो हम तो बिल्कुल ही गाय बकरियों की तरह यहाँ पर हैं। आप हमारे लिए दुआ करिएगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने तो इसी पाकिस्तान में रहना है, इसी पाकिस्तान में बढ़ना है, तो या तो इसी का इंतजाम ठीक करने की कोशिश में हम जो है वो मारे जाएंगे, या फिर अगर जिंदा भी रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जान बचाने वाले अल्लाह ताला है। और हजरत अली का गोल है कि जो मौत है वो जिंदगी की हिफाजत करती है, तो जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हाँ, एक बात की मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इवन दो मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के दोस्तों की तरफ से कि कुछ पैसे लेकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मैं आज आपको पुरस्कार में कह रहा हूँ। अगर मैं इस बात से बैकआउट करूँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि इस माशरे में तो मेरी कोई इज्जत ना रहे, कोई रेपुटेशन ना रहे, जो मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है, लेकिन मैं इसको लॉजिकल एंड और मंतकी इंजाम तक लेके जाऊंगा और इसको डिस्क्वालीफाई करूंगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू करी कि टीटीपी की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जनरल साहब ने उनका तमाम सवाल का मेरा जवाब दिया, अज़म का भी जाहिर किया है कि हमें अफगानिस्तान को अब कटहरे में लाना चाहिए, अफगान तालिबान की हुकूमत को कटहरे पे लाना चाहिए। जब उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था, ऑन द रिकॉर्ड सोहेल शाहीन साहब जो कि अफगान तालिबान के तर्जुमान है, मैंने उनके साथ भी प्रोग्राम किया था, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था हम किसी भी सूरत अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। मगर अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहां से टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रही है और बार बार हमारी रियासत की रेड को चैलेंज कर रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, मगर अफगान पाक आर्मी, हमारी फौज, हमारी मिलिट्री, हमारी हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि तालिबान के खिलाफ हमें अब ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। प्रोग्राम में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।